Namaste, most respect to my subscriber, my viewers और उन सबको जो इस वेटरनरी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। मेरा सभी सीनियर्स, माय फ्रेंड्स, माय कॉलिग्स, माय जूनियर्स, जो कुछ भी है और जो भी फैमिली इस वेटरनरी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, मैं इन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं डॉक्टर टॉकिंग अमी आज आप सब के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस and clarifying myths and misconceptions of the people, veterinary science और एनिमल हस्बेंड्री का इम्पोर्टेंस, इस पर लोगों का क्या राय है, क्या कंसेप्ट है, क्या मिसकंसेप्शन है, मैं इन सब को मैं आज मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। इससे पहले कि मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली आप सब मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लेट अस कम टू नो। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं मेन टॉपिक्स में आने से पहले, इस दुनिया में ऐसे बहुत महान लोगों हैं जो हमारा वेटरनरी साइंस प्रोफेशन पर बहुत अच्छे बातें कह के गए। सो लेट अस कम टू नो विल रोगर, जो कि एक अमेरिकन सेनेटर है, अमेरिकन में एक स्टेट का गवर्नर थे। उन्होंने क्या कहा था? विल रोगर, एन अमेरिकन सेनेटर, once said, personally I have always felt that best doctor in the world is the veterinarian. He cannot ask his patient what is the matter, but he just got to know. विल रोगर अमेरिकन सेनेटर ने कहा कि मैं पर्सनली ऐसे फील करता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर एक वेटरनरियन होता है। किस लिए? वो अपना पेशेंट को ये नहीं पूछ सकते कि कहाँ बीमार है, कैसे हुआ है, कहाँ दर्द है, लेकिन उनको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, उनको ठीक करना पड़ता है। ऐसे ही हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक अच्छे बातें कह के गए हैं। सो महात्मा गांधी सेड, द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट एनिमल इज ट्रीटेड। अपना देश का कोई भी किसी भी दुनिया का कोई भी देश का महानता और उनका मॉरलिटी का प्रोग्रेस तब उसी पे जांच करता है कि वो अपने एनिमल्स पे, अपना लाइव स्टॉक पे कैसे बिहेव करता है, कैसे ट्रीट करता है और कैसे फलता है, उसे पहचान जाता है। ऐसे ही मैं एक छोटा सा पंक्तियाँ में एक सुनाऊंगा। इन द डार्क नीड एक कविता है। टू फाइंड हिडन फैन इन द साइलेंस, टू फाइंड एसेंस ऑफ लव इन द वे दे लुक, टू नो without being told a lifetime I should earn to be a veterinarian. And to find hidden pain in the silence means वो खामोशी में भी, उनकी खामोशी में भी उनका दर्द का पहचानना, इनके खामोशी में भी उनका गम का पहचानना, उनके आंसू का पहचानना। टू फाइंड एसेंस ऑफ लव इन द वे दे लुक, इनके नज़र से, इनके खामोशी के उस नज़र से उसका प्यार का तरस को पहचानना। टू नो विदाउट बीइंग टोल्ड, इनका बिन बताए भी उनके दर्द को पहचानना, इनका दर्द को पहचानना, इनका बीमारी को पहचानना। यही एक वेटरनरियन का खूबी है जिंदगी में, और वेटरनरियन ही एक बहुत महानता होता है। इस तरह से मैं आपको अपने मेन टॉपिक में शुरू करने जा रहा हूँ। वेटरनरी साइंस एंड एनिमल साइंस, आखिर ये क्या है? आखिर वेटरनरी साइंस क्या है, एनिमल साइंस क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, मैं आप सबको इन ब्रीफ में थोड़ा बताऊंगा। सो व्हाट इज वेटरनरी साइंस? According to the Wikipedia, it is the branch of medicine concerned with health of animals and the treatment of injuries or diseases that affect them. Along with this, it deals with animal breeding, husbandry, rearing, research and nutrition and product management. Veterinary science वो ब्रांच है, वो साइंस है, वो वैज्ञानिक है जो लाइव स्टॉक, जो भी एनिमल दुनिया में, वो चाहे डोमेस्टिकेटेड एनिमल हो, चाहे वाइल्ड एनिमल हो, जो भी एनिमल हो, उनका इंजुरी, उनका बीमार को ट्रीटमेंट करके ठीक करने वाला वो डॉक्टर से, वो विज्ञान है। साथ ही साथ कैसे साइंटिफिकली पालन पोषण करना है और कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे हस्बेंड्री करना है, कैसे कंजर्वेशन करना है, इनको कैसे ब्रीडिंग करके अच्छे संतान पैदा करना है, और इस पर साइंटिफिक रिसर्च करके और उसके कान पान पे कैसे ध्यान देना है। इसके बाद इसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इनका जो प्रोडक्ट को मैनेजमेंट को भी कैसे मैनेजमेंट करना है, वो है उसको एक विकिपीडिया में वेटरनरी साइंस कहा गया है। अगेन लेट अस कम टू नो व्हाट इज एनिमल साइंस। एनिमल साइंस आखिर क्या चीज़ है, ये भी हम जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनिमल साइंस, इट इज कंसर्न विद द साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल लाइव स्टॉक स्पीसीज. It applies the principle of biological, physical, and social sciences
to the problem associated with livestock production and management. It also concerned with foods of animal origin, meat, dairy foods and eggs. It is also concerned with aspect of animal companions, including their nutrition, care and animal welfare, etc. एनिमल साइंस को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साइंस ने ये कहा गया कि ये ऐसे वैज्ञानिक है, ऐसे साइंस है जिससे कि एक लाइव स्टॉक का सभी भलाई के लिए जो काम करता है, इसका बेहतर प्रोडक्शन के लिए काम करता है। ये इसका एक बायोलॉजिकल, इसका फिजिकल, एक सोशल मॉरलिटी और साइंस के रूप में ये काम करता है। और इसका लाइव स्टॉक को हम कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे बेहतर प्रोडक्शन करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, इस पर काम करने वाले एक वैज्ञानिक को बताया गया है। ये इसका इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन पे जो भी फूड्स है, जो भी मीट से जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी है, उसको एक बेटर साइंटिफिक और टेक्निकल हाइजीनिक वे से कैसे प्रोड्यूस करना है, इनका डायरी कैसे प्रोडक्शन करना है, अंडा कैसे प्रोडक्शन करना है, उस सब कुछ पर ध्यान देने वाला एक वैज्ञानिक बताया गया है। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द एस्पेक्ट ऑफ कंपेनियन। एनिमल को एक प्यार देना, एनिमल को एक कंफर्ट देना, कैसे मैनेजमेंट करना, उनको कैसे हाउसिंग देना, कैसे रहन पहन खान पान को ध्यान करने ला। इसके बाद इनका खाने पीने, इनके बाद केयर और एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज में सब कुछ में ध्यान करने वाला एक वैज्ञानिक एक ग्रुप बताया गया है। सो व्हाट इज हस्बेंड्री? फिर हम समझते हैं, लेट अस कम टू नो व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। इट इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, including scientific feeding, breeding, housing, health care of livestock, aiming for the maximum returns. एनिमल हस्बेंड्री वो विज्ञान का वो रूप है जो बेस्ट मैनेजमेंट, जो साइंटिफिकली बेस्ट मैनेजमेंट, उसको बेस्ट खाना पीना, बेस्ट ब्रीडिंग, क्रॉसिंग के भी अच्छा बच्चा पैदा करना, इनको हाउसिंग, बेस्ट साइंटिफिक हाउसिंग, इनके हेल्थ केयर सेक्टर को, इनको बीमार नहीं होने तो सब कुछ केयर करके उसका मैक्सिमम रिटर्न इन द सेंस मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम इनकम जनरेशन होने तक, रेवेन्यू जनरेशन होने तक करने वाला को एनिमल हस्बेंड्री बताया गया है। इसके बाद मैं आप सबको बताऊंगा आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक एक ग्रुप को, एक वैज्ञानिक साइंस को, इतना इम्पोर्टेंट साइंस, ये सदियों पुराना एक इम्पोर्टेंट साइंस को कौन पढ़ सकता है और इसका डिग्री का नाम क्या है? इस पर पढ़ने का डिग्री का नाम है BBSc डिग्री बोलता है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन पढ़ सकता है? स्टूडेंट्स हु पास क्लास 12 साइंस कैन एफियर नीट national eligibility test and exam conducted by the BCI Veterinary Council of India with merit list only can eligible for the Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry, that is BBSc and AH degree course of 5.5 years. Some university also conduct entrance test for the admission into BBSc and AH. BBSc and AH डिग्री पढ़ने के लिए नीट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उस पर जो मेरिट लिस्ट में आता है वही जा पाता है। और कोई यूनिवर्सिटी, अच्छे से यूनिवर्सिटी अपना से भी टेस्ट कंडक्ट करता है, उस पर जो क्वालिफाई होता है वही जा सकता है, जो क्लास 12 साइंस पास करने के बाद ये कोर्स होता है 5.5 years का। फिर हम आगे चलते हैं, व्हाट आर द कोर्स ड्यूरेशन पैटर्न? वेटरनरी साइंस पढ़ने का, BBSc एंड AH डिग्री पढ़ने का कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है? 5 years प्लस 6 month इंटर्नशिप। तो लेटेस्ट अभी जो है 5 years प्लस 1 year इंटर्नशिप कोर्स भी आ रहा है। अभी प्रीवियस अभी तक का जो चल रहा था, लास्ट समय तक का जो चल रहा था 5 years प्लस 6 months। 5 years हम कॉलेज में पढ़ते हैं, साथ में 6 months हम इंटर्नशिप जू में, डायरी फार्म में, पोल्ट्री फार्म में, पिगरी फार्म में, डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी में, वेटरनरी हॉस्पिटल में हम इंटर्नशिप, रोटेशनल इंटर्नशिप करते हैं ये 6 months के अंदर में। और ये 1 year तक एक्सटेंडेड भी हो रहा है। आगे चलते हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और BC वेटरनरी काउंसिल इंडिया नोटिफिकेशन दिया जाएंगे। अभी अब तक जो है मैं वही बता रहा हूँ जो अब तक जो करेंट ट्रेंड को मैं बता रहा हूँ। नोट, वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स स्टूडेंट जो है एक 18 डिपार्टमेंट में पढ़ाई करना पड़ता है। सारा 5 साल के अंदर में 18 डिपार्टमेंट में अच्छे से पढ़ाई करके सक्सेसफुली पढ़ने के बाद ही वो इंटर्नशिप कर पाएंगे, तभी वो डॉक्टर बन पाएंगे। इसके बाद BBSc एंड AH डिग्री पढ़ने के बाद में और वो क्या पढ़ सकता है? उसका नेक्स्ट लेवल जो है MBSc कोर्स, मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस कोर्स होता है। ये 2 साल का
मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है, साथ में एक रिसर्च एंड थीसिस होता है। इस पर एक थीसिस बहुत बड़ा एक साइंटिफिक थीसिस लिखता है, वो थीसिस को बहुत बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में सर्कुलेट करता है। ये इसके बाद ये इस पर एक स्पेसिफिक एक साइंटिफिक टॉपिक पर एक रिसर्च किया जाता है, एक फैक्ट फाइंडिंग, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यू डेवलपमेंट, न्यू इन्वेंशन एडवेंचर के रूप में एक रिसर्च भी किया जाता है। MBSc can be done in one department or a two department, one is a major and another is a minor. MBSc हम एक डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं, इसके बाद 2 डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं। ये MBSc कोर्स जो है 2 साल के है, इसमें एक रिसर्च और थीसिस भी होते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, PhD, पोस्ट डॉक्टरेट कोर्स। ये 3 साल का होते हैं। पोस्ट डॉक्टरेट कोर्स को हम डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, ये 3 साल, इसको हम सुपर स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, और भी काफ़ी एक रिफाइन ये रूप में एक हाईली एक स्पेशलाइजेशन रूप में एक कोर्स है, ये इसको बोलते हैं PhD कोर्स 3 साल के। इसके बाद मैं आप सबको बताऊंगा वेटरनरी साइंस पढ़ने के लिए 5 साल 5.5 साल के अंदर में इसका कोर्स करिकुलम क्या है। कोर्स स्टडीज ड्यूरिंग दी BBSc एंड एज पीरियड। 1. डिपार्टमेंट ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसका अंदर में इट ऑल्सो कवर्स द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर में एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी होता है। 2. डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री साइंस। 3. डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। 4. डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। 5. डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। 6. डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। 7. डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड एनिमल ब्रीडिंग कवर्स बायोस्टैटिक्स। 8. डिपार्टमेंट ऑफ पैरासाइटोलॉजी। 9. Department of Animal Nutrition. 10. Department of Veterinary and Animal Husbandry Extension Education. 11. Department of Dairy Science. 12. Department of Meat Science and Technology. 13. Department of Pathology. 14. Department of Pharmacology and Toxicology. 15. Teaching Veterinary Clinical Complex and Instructional Livestock Farm Complex. 16. Department of Public Health. 17. Department of Clinical Medicine and Jurisprudence. 18. Department of Preventive Medicine and Epidemiology. 19. Department of Surgery and Radiology. 20. Department of Animal Reproduction, Gynecology and Obstetric। वैसे में यहाँ 20 डिपार्टमेंट का नाम मेंशन किया गया है। इसमें से कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में कुछ डिपार्टमेंट जो है एक साथ कंबाइन में भी हैं, और कुछ नया डिपार्टमेंट भी आएंगे। और लेटेस्ट ये जो है मैं प्रीवियस जो मेरे पास ये था रिकॉर्ड था, मैं वो मेंशन किया। और इसके लिए 20 डिपार्टमेंट्स अभी जो हो रहे हैं, इसके लिए आई हैव कंसल्टेड टू माय फ्रेंड्स ऑल्सो। मेरा जो कहीं मेरे साथ जो फॉर्डेड है, जैसे कि डॉक्टर राजज्योति डेका, मेरा कई एक जूनियर्स भी था, डॉक्टर सातनी तामुल, उन लोगों को भी अभी वो लोग असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैकल्टी कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस खानापारा पर वो लोग ये अब असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उन लोग काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को भी डिस्कस किया कि लेटेस्ट और कुछ डिपार्टमेंट है क्या, अभी एग्जैक्टली कितना है, अभी उन लोग भी बोला कि 19-20 डिपार्टमेंट है अभी तक। और इसके बाद आगे और भी होंगे, और न्यू क्रिएशन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट में अब तक हम ये चल रहे हैं। और आगे इसमें ये भी होंगे एडिशन एंड ये भी होंगे, और देखते हैं। और इसके बाद मैं आप सबको बताऊंगा स्कोप ऑफ BBSc एंड एज ग्रेजुएट। व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ द ग्रेजुएट्स ऑफ द बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। कोई बंदा, कोई लड़का या लड़की अगर वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री अगर पढ़ने के बाद में, वो ग्रेजुएट होने के बाद में उसके पास क्या स्कोप है, इसका पास क्या जॉब एवेन्यूज है, फ्यूचर एवेन्यू क्या है। नंबर 1, स्कोप एट फर्दर स्टडीज फॉर MBSc एंड PhD बाय ICAR एंड CSIR NET JRF एग्जामिनेशन एंड सम यूनिवर्सिटी कंडक्ट ओन एग्जामिनेशन। वो अपना BBSc एंड एज डिग्री ग्रेजुएट खत्म करने के बाद MBSc के लिए, PhD के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड साइंटिफिक, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, SRF फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम के द्वारा वो MBSc कर सकता है, PhD कर सकता है। इसके बाद कोई यूनिवर्सिटी MBSc के लिए, PhD के लिए टेस्ट भी कंडक्ट कर दे दुए, उस पर भी जा सकते हैं। ऐसे जाके वो आगे जाके यूनिवर्सिटी में कई ऐसे में वो साइंटिस्ट बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है। 2, स्कोप पर UPCS एंड स्टेट PCS सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विद ओन सब्जेक्ट। वेटरनरी साइंस एंड एनिमल साइंस का एनिमल हस्बेंड्री के जो सिलेबस होता है,
कोई भी स्टेट का पीसीएस में यूपीसीएस में यूपीएससी में वो सब्जेक्ट वो एलिजिबल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट एलिजिबल है, तो दे डू वो सिविल सर्विस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है, आईपीएस भी बन सकता है, किसी भी तरह का वो रेवेन्यू ऑफिसर बन सकता है, स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर भी बन सकता है, और ये कोई भी जॉब में भी जा सकता है। नंबर 3, स्कोप एज ए वेटरनरी ऑफिसर, अपना स्टेट गवर्नमेंट में वो एक वेटरनरी ऑफिसर में जॉब कर सकता है, फर्स्ट क्लास ग्रेड ए, अपना स्टेट कोई भी अपना स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो वेटरनरी ऑफिसर का रूप में भी वो सर्विस कर पाएंगे। नंबर 4, स्कोप एट वाइल्ड लाइफ में भी वो नौकरी कर पाएंगे। कोई भी वाइल्ड लाइफ, कोई भी जू, कोई भी नेशनल सेंचुरी जो है एक वेटरनरियन के बिना वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पर जो कुछ भी हो, जो कुछ भी ट्रीटमेंट करना है, जो कुछ भी हस्बेंड्री मैनेजमेंट जो करना है, उसको वेटरनियन ही करेंगे, उसको वेटरनियन के बिना नहीं कर पाते, इसलिए वाइल्ड लाइफ में भी काफ़ी स्कोप है। नंबर 5, स्कोप एट बैंक ऑफिसर एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, काफ़ी ऐसे बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, स्टेट बैंक है, नाबार्ड है, काफ़ी बैंक है, काफ़ी फॉरेन बैंक होता है, कभी वर्ल्ड बैंक होता है, उस पर भी वो वेटरनियन का काफ़ी डिमांड होता है। प्रोजेक्ट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन वो सब करने के लिए वेटरनियन का काफ़ी जरूरी होता है, इसमें भी बहुत स्कोप है। नंबर 6, स्कोप एस रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स, आरवीसी बोलता है, ऐसे एक इंडियन आर्मी में भी एक आरवीसी एक डायरेक्ट कैप्टन के रूप में, एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर कैप्टन के रूप में वो एंट्री होंगे, वो एक रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स में भी वो आर्मी में भी काफ़ी डिमांड है। इसके बाद नंबर 7, स्कोप एस ए मीट इंस्पेक्टर ऑफ द एबिट्यूर्स एंड द म्यूनिसिपल मार्केट्स एक्सेट्रा, तो कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कोई भी एबिट्यूर्स में वो एक मीट इंस्पेक्टर के रूप में भी उसको काफ़ी डिमांड होता है। और इसके बाद स्कोप एस क्वारंटाइन और इंस्पेक्टर एट द एयर, लैंड एंड सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल, जो भी एनिमल कोई भी कंट्री से दूसरे कंट्री, कोई भी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन, बाय लैंड ट्रांसपोर्ट, बाय सी ट्रांसपोर्टेशन, उस पर क्वारंटाइन या इंस्पेक्शन करने के लिए भी उसमें भी वेटरनियन का काफ़ी डिमांड होता है। इसके बाद नंबर 9, स्कोप पर साइंटिस्ट एट द फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वेटरनियन का काफ़ी डिमांड होता है, उसमें बहुत स्कोप है। इसके बाद नंबर 10, स्कोप एट द एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ब्लू क्रॉस सोसाइटीज, एनजीओस, कोई भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ब्लू क्रॉस सोसाइटी हो, कोई भी एनजीओस हो, उसमें बहुत वेटरनियन का काफ़ी डिमांड होता है। इसके बाद नंबर 11, स्कोप टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और कंसल्टेंट, वो अपने आप से क्लिनिक भी खोल सकते हैं, अपने आप से फार्म्स, पोल्ट्री फार्म, पिगरी फार्म, डायरी फार्म, कोई भी स्विफ्ट फार्म, कोई भी वो अपने आप से एंटरप्राइज कर सकता है, कोई भी पिन मिक्सिंग प्लांट कुछ भी करके वो एक पूरा सा कंसल्टेंट करके भी वो एक इसमें भी जीने के लिए बहुत स्कोप है। इसके बाद स्कोप्स टू स्टडीज एंड सेटल एब्रॉड बाय जीआरई, टॉइफल एक्सेट्रा, एक फॉरेन में पढ़ने के लिए भी, फॉरेन में जाने के लिए भी वेटरनियन का काफ़ी एक स्कोप होता है, काफ़ी डिमांड होता है फॉरेन सेटलमेंट करने के लिए। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन, और भी ऐसे बोर्ड उस टेस्ट ऑफ दे के वो फॉरेन विदेश जाने का भी काफ़ी स्कोप होता है। इसके बाद स्टेटस ऑफ द वेटरनियन, मैं बताऊंगा वेटरनियन का स्टेटस कैसा है अभी, इन द सेंस कैसे इनका पॉपुलेशन है, कैसे स्टेटस में बताऊंगा। अब तक का जो अकॉर्डिंग टू माय फाइंडिंग्स, ये जो कि मैं अभी कभी कोई न्यूज़ आर्टिकल्स में जो पढ़ा, इसके बाद मैंने गूगल्स में मैंने जो कंपेरेटिव किया, इसके बाद सर्च किया, अकॉर्डिंगली नंबर 1 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वेटरनियन इंडिया में टोटल वेटरनियन का पॉपुलेशन जो है 63,000 है, वेयरएज हमको 1.2 to 1.5 लैक्स वेटरनियन का हमको जरूरी है। इसके बाद जनरल नॉर्म होता है कि एक वेटरनरी ऑफिसर जो है कितना में होना चाहिए। जनरल नॉर्म इज दैट एटलीस्ट 1 वेटरनरी ऑफिसर इज नीडेड फॉर एवरी 5,000 एनिमल्स, कोई भी 5,000 एनिमल्स पर एक मिनिमम एक वेटरनरी ऑफिसर होना चाहिए। इसके बाद नंबर 3, टोटल पॉपुलेशन वेटरनरी इंडिया, यूएस एंड यूरोप का भी मैं बताऊंगा। इंडिया में 63,000 वेटरनियंस है, यूएसए में 90,200 वेटरनियंस है, यूरोप में 2,43,000 वेटरनियंस है। इसके बाद टोटल वेटरनियन ऑफ द वर्ल्ड मैं बताऊंगा 5 लाख वेटरनियन है 6 कॉन्टिनेंट में, एज पर वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन का कंप्राइज, इसका ये मतलब से इसमें एक 80 वर्ल्ड वेटरनरी ये फेडरेशन कंप्राइज किया है, वर्ल्ड वेटरनरी डब्ल्यूए का मुताबिक 5 लाख वेटरनियन है। तो ये सब जो मैंने 60,000 5 लाख जो बोला, ये लोग रजिस्टर्ड वेटरनियन है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिसने अपना रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं किया हो, जो अभी पढ़ाई कर रहा हो, जो रजिस्टर किया हो, उन सबको कुल मिलाने से जो हमारा वेटरनियंस का जो नंबर है काफ़ी बढ़ जाएंगे। ये जब जो रजिस्टर्ड जो एवरी 5 ईयर्स पे जो रजिस्टर्ड करता है, कई लोग ज़्यादा बुढ़ा हो गया, उन लोग रिन्यू नहीं करता, इसके बाद पढ़ाई उन्हें नहीं करता, कोई लोग इस तरह भी होता है। अगर सबको तैली किया जाए तो हमारा नंबर ऑफ वेटरनियंस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम बताएंगे डेमोग्राफी ऑफ वेटरनियंस। तो नंबर 1 वुमेन वेटरनियन जो है दुनिया में 57.2% वुमेन वेटरनियन होता है।
इसके बाद नंबर भी मेंस जो मर्द जो वेटरनरियन है 37.7% मर्द होता है, वुमेन जो है लेडीज जो है 57.2% होता है। इसके बाद व्हाइट एथनिसिटी वेटरनरियन जो व्हाइट रेशियल जो एथनिसिटी होता है इनका जो 85.4% उनका वेटरनरियन होता है। एक लेटिनो हिस्पैनिक एक रेस होता है एथनिसिटी होता है इनका 5.6%। एशियन एथनिसिटी जो है 5.2% वेटरनरी ओवरऑल का हम लोग का वेटरनरियन होता है। इसके बाद वेटरनरियन इंडियन जो वेटरनरियन है क्या क्या रोल हम लोगों ने काम किया मैं बताऊंगा। इंडियाज पोजीशन इन मिल्क एंड लाइव स्टॉक, इंडिया इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। हम वेटरनरियन मेहनत करके इंडिया को हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड बनाया है। नंबर 2, इंडिया प्रोड्यूस 198 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क एंड 394 पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ग्राम्स पर डे एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डायरिंग एंड फिशरीज 2019-20 के मुताबिक से हम मिल्क प्रोड्यूस करता है। इसके बाद नंबर 3, इंडिया हैज़ हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन 303 मिलियन आउट ऑफ 987 मिलियन ऑफ द वर्ल्ड का 987 मिलियन में से इंडिया 303 मिलियन होता है। इंडिया दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन होता है कैटल का। इसके बाद इंडिया 10% बाफेलो पॉपुलेशन आउट ऑफ इंडिया में 165 मिलियन होता है। इसके बाद ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट बाफेलो पॉपुलेशन होता है, इंडिया इसमें पर्स है। इसके बाद में इंडिया में कैटल जो पॉपुलेशन काउ जो पॉपुलेशन होता है 274 मिलियन है, वो वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे है। और मिल्क जो कंट्रीब्यूट करता है 6 to 7% ऑफ द इंडियाज जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, दैट इज सीलिंग 628 बिलियन। अगर इस बिलियन के सीलिंग को अगर हम रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करते तो ये काफ़ी बहुत हैवी अमाउंट होता है। इसके बाद में लाइव स्टॉक प्रोवाइड्स 9% एम्प्लॉयमेंट टू द इंडियाज पॉपुलेशन। इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन है, इनका 9% पॉपुलेशन को लाइव स्टॉक जो है नौकरी देता है, जॉब देता है। इसके बाद में लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट्स अराउंड 11% ऑफ इंडियाज जीडीपी एंड 26% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लाइव स्टॉक से काफ़ी इतना हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके बाद में इंडिया रैंक 5th इन द मीट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड का 5th पोजीशन में है मिल्क प्रोडक्शन में नंबर। इसके बाद में मीट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 20 करोड़ पर ईयर, बोन्स हाइट्स एंड हेयर कंट्रीब्यूट्स 15 करोड़ पर ईयर्स। इसके बाद में हम बताएंगे इंडियाज पोजीशन इन पोल्ट्री प्रोडक्शन। इंडिया रैंक 6 इन द वर्ल्ड पोल्ट्री प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक्स रैंकिंग में इंडिया जो वर्ल्ड का 6th पोजीशन में है। इंडिया जो है वर्ल्ड का पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन में 5th पोजीशन में है। इंडिया जो वर्ल्ड का एक प्रोडक्शन में वो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके बाद इंडिया पर कैपिटा ऑफ एग इज 86 ग्राम पर एनम, व्हेयरएज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हमको 180 एग्स पर ईयर पर एनम, एक आदमी जो एक साल में कमती 180 अंडा खाना है ये बोला है। इसके बाद में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मीट जो है करीबन 2 to 5 kg होता है, जबकि ICMR का रिकमेंडेशन 10.8 kg होता है। इसके बाद में इंडियन पोल्ट्री मार्केट फ्रॉम ब्रॉयलर एग जनरेटेड इंडियन करेंसी में 1988 बिलियन इन 2020 में, इतना 1988 करीबन 2000 बिलियन हम इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करता है ये इनकम को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस नेट प्रोडक्शन को। इसके बाद हम चलते हैं इंडियाज पोजीशन ऑफ पिग प्रोडक्शन। इंडिया रैंक 5th इन द वर्ल्ड पिग पॉपुलेशन विद 10.29 मिलियन पिग्स इन इंडिया। इंडिया में 10.29 मिलियन पिग्स है, वो दुनिया का 5th पोजीशन में होता है। इंडियाज पोजीशन ऑफ शीप एंड गोट पॉपुलेशन। इंडिया इज द लार्जेस्ट गोट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विथ 135.2 मिलियन, और इंडिया में 130.2 मिलियन गोट है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है। इंडिया में शिप जो है 65.07 मिलियन शिप्स होते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि हम इतना काम करने वाला, इतना इंडिया को वर्ल्ड को पोजीशन में इतना टॉप में लाने वाला वेटरनरियन, हम जब ड्यूटी करते हैं तो हमारा कुछ दुख होता है, हमारा कुछ दर्द होता है। हमारा जिस तरह से जो एनिमल जो है बेजुबान होता है वो अब किसी को नहीं पता पाता, लेकिन वो इसको हम वेटरनरियन उसको समझता है। उस तरह से वेटरनरियन जो हम इंसान जरूर है, हम बोल पाते हैं, लेकिन हमारा भी कहीं दुख है, कहीं गम है, कुछ ये है। मैं कुछ बताऊंगा जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो सोच रहा हूँ। व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स एंड कॉमन फेस्ड बाय द वेटरनरियन? द नंबर 1, रिस्क ऑफ लाइफ एंड सिक्योरिटीज फ्रॉम किकिंग, बाइटिंग एंड अटैकिंग फ्रॉम द एनिमल्स। हम जब वेटरनरियन ट्रीटमेंट करता है, एनिमल का किक, बाइट, अटैकिंग से है काफ़ी बहुत रिस्क होता है। और ऐसे कई बार हुआ है कई वेटरनरियन्स को, कई फराबेट्स को एनिमल का किक से, हॉर्स का किक से, या ये कोई वाइल्ड लाइफ में भी काफ़ी होने के बाद में इन्फेक्शन से ये ओके, काफ़ी लोग ये ओके, और दुनिया से ये हो गया। तो इन लोग इसलिए काफ़ी वेटरनरियन को एक रिस्क एलोवेंस, लाइफ रिस्क एलोवेंस काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अभी तक दिया नहीं है, वो भी देना चाहिए। इसके बाद नंबर 2, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम कॉन्टेजियस एंड जूनोटिक डिजीज व्हाइल ड्यूटीज। किसी भी
एनिमल को हम वो जेनेटिक डिजीज से हो या वो नॉन जेनेटिक डिजीज हो, इनको हम ट्रीटमेंट करने पे, और कई बार वो स्क्रैचिंग हो जाता है, कई बार नीडल लिया जाता है, इसके बाद कई बार वो इसको रेस्टोरेंट करने में तकलीफ हो जाता है, कई ये हो के किसी वो जेनेटिक डिजीज के एक्सपोजर में भी हम काम करते समय काफ़ी हम रिक्स होता है। इसके बाद नंबर 3, रिस्क ऑफ एब्यूज एंड ह्यूमिलेशन फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द एनिमल। कई बार जो एनिमल का जो मालिक होता है अनाप शनाप खराब खराब बात करते हैं। ऐसे बात करने से तो काफ़ी हम लोग का एक इंसल्टेड फीलिंग होता है। जिस तरह से मेनका गांधी जी ने 21 जून को एक बिहार के एक डॉक्टर को काफ़ी अनाप शनाप बातें की हैं, और ऐसे कई डॉक्टर को उसने गाली गुला दी है और बहुत इंसल्ट किए। तो इस तरह का अगर इंसल्ट करने से जो वेटरिनरियन इसे सहने में तकलीफ होता है, तो अगर वो एक लॉ मेकिंग बॉडीज उस तरह से अगर है, तो इस देश में तो कई ऐसे लोग हैं माने जो वेटरिनरियन के बारे में मालूम नहीं होता है। तो वो पॉइंट में व्यू महसूस के मैं ये वीडियो इसलिए बनाया, काफ़ी ये हमारा वेटरिनरियन का इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा रिलेक्शन सिक्योरिटी क्या है, इसके बाद हमारा योगदान क्या है, मैं वो जानने के लिए ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ। इसके बाद नंबर 4, रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर पीपी किट्स एंड लैक ऑफ सास एम्यूनिटीज। हमारा पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स कभी नहीं होता है, इसके बाद ऐसे फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं होता है। इसके बावजूद भी हम लोग अपने दंग से सिंसियरली काम करते हैं। नंबर 5, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पम्प्स, डिस्पेंसरीज, लेबोरेटरीज, मोवेबल एंड इमोवेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम लोग का जो वेटरनरी प्रोफेशन सारा अगर बाकी कंट्री में कैसा है मालूम नहीं है, बहुत ऐसे स्टेट से सबका रिपोर्ट अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग का मॉडर्नाइजेशन, इस कोई भी पम्प्स को, कोई भी डिस्पेंसरी को, कोई भी लेबोरेटरीज को, इसके बाद ये काफ़ी लेटेस्ट टेक्निकल नो हाउ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का रूप में काफ़ी मॉडर्नाइजेशन वो जिस रफ्तार से होना चाहिए ऐसे नहीं हो रहा। अगर ऐसे अगर होता है तो हम जो है प्राउड फीलिंग करेंगे, अपना ड्यूटी करते हुए भी बहुत बहुत ही गर्व महसूस करेंगे। हम भी ऐसे एनवायरमेंट में काम करना चाहते हो कि काफ़ी एक स्टैंडर्ड हो, काफ़ी हाइजीनिक हो, काफ़ी डेवलप हो, काफ़ी वेल इक्विप पम्प्स हो, काफ़ी फैसिलिटीज हो, काफ़ी अच्छी लेबोरेटरी हो, काफ़ी अच्छी डिस्पेंसरी हो। अगर इसमें अगर ड्यूटी करते हुए भी अपने आपको एक बहुत प्राउड फीलिंग करेगा। जिस तरह से एक जापानी एक सुजुकी एक कंपनी में जिसमें एक मारुति या सुजुकी कंपनी में वो कपड़ा पहनने के बाद ही अपने को एक गर्व फीलिंग होता है कि यस हम एक कंपनी में काम कर रहा है। उस तरह से हम जब वेटरनियन भी ऐसे होना चाहिए कि हम प्रॉपर अगर इक्विपमेंट फैसिलिटीज देता है तो हम जब काम करेंगे ऐसे हम गर्व फीलिंग होना है कि मेरे पास सारा कुछ सब कुछ फैसिलिटीज है और सब कुछ वेल एंड फारबेस्ट है, सब कुछ इतने अच्छे हैं, मेरा काम करने में बहुत अच्छा कंफर्टेबल हो रहा है। ऐसा होने से हम एक्सेलेंट काम करने में एक्सेलेंट एनवायरमेंट, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, एक्सेलेंट आउटपुट हम देंगे। इसके बाद नंबर 6, रिस्क ऑफ नो प्रोटेक्टिव लॉस फॉर द लाइफ एंड सिक्योरिटीज ऑफ द वेटरनियन। तो अभी तक हम एज ए वेटरनियन मेरे 23 ईयर्स, मोर देन 23 प्लस मेरा ईयर्स हो रहा है। मेरे वेटरनियन का एक लाइफ एंड सिक्योरिटीज़ पर एक प्रोटेक्शन के लिए लॉ, प्रोटेक्टिव लॉ अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं मेडिकल के लिए देखा है, मेडिकल के लिए एक प्रोटेक्टिव लॉ बनाया गया है। मैं इनको थोड़ा आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करूँगा। हम वेटरनियन को भी, तो मैं मेडिकल को बहुत तारीफ करता हूँ। इस तरह का हम लोग को भी एक प्रोटेक्टिव लॉस लाइफ एंड सिक्योरिटी के लिए हम लोग को चाहिए। नंबर 7, veterinarians are deprived from preparing and constructing basic housing and sets of animal, whereas veterinarians study such housing and designing in LPM courses। हम जो वेटरनियन होते हैं जब पढ़ते समय में थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग की भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, हाउसिंग पे कैसे प्रिपरेशन करना है, इसके बाद इस पर कैसे कैसे होना चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है तो एवरीथिंग जो है एक सिविल डिपार्टमेंट में चला जाता है, वेटरनियन जो है ओनली यूजर एंड हो जाता है। और जो कि ऐसे बहुत कुछ है कि जो हम लोग वेटरनियन भी उसको कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ बना सकता है। ये सब प्रोविजन अगर वेटरनियन को दिया तो हम लोग का प्रोफेशन और भी ग्लैमरिज्म होंगे। तो इस पर हम हमारे वेटरनियरी प्रोफेशन में काफ़ी ग्लैमरिज्म के चाहिए, काफ़ी एक पॉलिटिकल सपोर्ट, काफ़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी का सपोर्ट, काफ़ी एक हाई प्रोफाइल लोग का एक सपोर्ट चाहिए। तो उस सपोर्ट अगर हमको देंगे, हमारा अगर वेटरनिरी प्रोफेशन भी काफ़ी ग्लैमरिज्म होंगे और काफ़ी आगे चमकेंगे और आउटपुट भी बहुत अच्छा होंगे। इसके बाद मैं एक बताऊंगा कि आई पर्सनली मैं अपने बारे को बोल रहा हूँ। आई डॉक्टर टॉकिंग आई एज ए वेटरनियन हाईली अप्रिशिएट द प्रोटेक्टिव लॉ ऑफ द मेडिकल डॉक्टर। तो मेडिकल डिपार्टमेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने IMA लोग ने इन लोगों के लिए जो इंडियन फैनल को उनके लिए प्रोटेक्टिव लॉ जो बनाया है, मैं बहुत बहुत दिल से तारीफ करता हूँ। और ऐसे होना चाहिए, किस लिए तो हम अच्छा से जब दिल लगा के अपना जी जान लगा के एकदम खाना पीना भी इतना अच्छा खाने का टाइम नहीं है, और ये जो पेशेंट के लिए जब ट्रीटमेंट कर रहा है तो हमको प्रोटेक्टिव लॉ जरूर से मैं मेडिकल डिपार्टमेंट का इस IPC प्रोटेक्टिव लॉ को मैं सपोर्ट करता हूँ। टम्स अप, हेड्स अप मेरे तरफ से। आई डॉक्टर टॉकिंग मी आई अप्रिशिएट यू ऑल। और हमको भी, हम वेटरनियन को भी ऐसे ही एक प्रोटेक्टिव लॉ का जरूरी है। मैं जस्ट एग्जाम्पल सुनाऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या प्रोटेक्टिव लॉ है। मैं जैसे कि 1, अगर रूल IPC एंड पनिशमेंट। रूल में क्या है उसका, अगर उसको मिसबिहेवियर विद ड्यूटी डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और अदर स्टाफ, उनको अंडर सेक्शन 504 में बुक किया जाता है, उसको 2 साल का इम्प्रिजनमेंट के लिए। नंबर 2,
यूज ऑफ एब्यूसिव अगर खराब अगर गंदा गंदा अगर गाली गुला देते हैं तो अंडर सेक्शन 504 में बुक किया जाता है इसको 2 साल का इम्प्रिजन पनिशमेंट इम्प्रिजन के लिए। इसके बाद ड्यूटी ऑफिसर का थ्री टू ड्यूटी ऑफिसर इसको अगर इसको अंडर सेक्शन 506 3 या 7 ईयर्स के लिए उनको जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 4 अटैक ऑन ड्यूटी ड्यूटी डॉक्टर को अगर अटैक करता है तो अंडर सेक्शन 332 333 में 3 साल या 2 साल का जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद अगर डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट मेडिकल उनका अगर डैमेज टू प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को डैमेज करता है तो उनको 427 सेक्शन में बुक किया जाता है 3 साल इम्प्रिजनमेंट। इसके बाद जितना भी डैमेज किया उसका 3 गुना ज़्यादा और रिपेमेंट करना पड़ेगा। नंबर 6 पोर्ट्स एंट्री इंटू हॉस्पिटल और बिना परमिशन लिए और जबरदस्ती अगर घुसता है तो अंडर सेक्शन 141 143 में बुक किया जाता है 6 महीना के लिए उनको इम्प्रिजन किया जाता है। नोट ऑल इम्प्रिजनमेंट फॉर एबव 2 ईयर्स आर नॉन बिलीबल। 2 साल से जो इम्प्रिजन होता है उनको नॉन बिलीबल उसको वारंट भी उनको अरेस्ट किया जाता है। उनको जो ड्यूटी स्पेशली जो ड्यूटी ऑफिसर को जो तंग करता है उनको तो 3 to 10 ईयर्स ये करता है। मेडिकल लोग का ये बहुत अच्छा एक प्रोटेक्टिव लॉ है, मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं अच्छा लग रहा है कि ये एक हम लोग का जो काउंटर पार्ट जो मेडिकल डॉक्टर लोग है इनका ऐसे एकदम हाईली सोफिस्टिकेटेड स्टैंडर्ड एक प्रोटेक्टिव लॉ है। और मैं आई रिक्वेस्ट वी वेटरनियन आई एज ए वेटरनियन आई नीड सच प्रोटेक्टिव लॉ at the rate of I request this BCA Veterinary Council of India, Indian Veterinary Association, World Veterinary Association must look into it। इस तरह का एक हाईली प्रोटेक्टिव लॉ इंडियन वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन वेटनरी एसोसिएशन, वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन भी हमारे लिए हम वेटनरियन के लिए भी लेके आना चाहिए। तब जाके हम अच्छे से ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी करने में बहुत काफ़ी सेफ महसूस करेंगे। थैंक यू आज के व्यूअर्स। और ये मैं समझता हूँ कि जो भी वेटनरी से जो भी अभी पढ़ रहे हैं, जो भी मेरा रिलेटिव जो भी मेरा कई जान पहचान वेटनरी का इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है और कैसे है और जो भी जानना चाहें मेरा वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग को समझ जाएंगे कि हम वेटनरियंस का बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है। मैं इसको इन ब्रीफ में आप लोगों को मैंने बताया। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके बाद मैं समझता है आप लोग मेरा ये वीडियो अच्छा लगेंगे। काइंडली मेरा ये वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर लाइक भी कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच।